नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के मंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सुरक्षा मामलों से संबद्ध कैबिनेट समिति ने तेजस मार्क 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर कर्नाटक के श्री मुरुगा मठ के महंत हुए गिरफ्तार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अपराध जगत के सरगना दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी देने पर 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत UAE संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर को 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष श्रीलंका को भीषण आर्थिक संकट से उबरने के लिए $2 अरब 90 करोड़ की सहायता करेगा। और एशिया कप क्रिकेट में कल श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 विकेट से हराकर सुपर 4 में जगह बना ली है। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं मुनीश शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कोचीन शिपयार्ड में जलावतरण करेंगे। INS विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। INS विक्रांत अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है। ये भारतीय नौसेना के इतिहास में अब तक निर्मित सबसे विशाल युद्धपोत है। INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद देश के पास अब 2 विमान वाहक पोत हो जाएंगे, जिससे देश की समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री औपनिवेशिक अतीत से मुक्त और भारत की समृद्ध समुद्री विरासत के अनुरूप नौसेना के नए चिन्ह का अनावरण भी करेंगे। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के भारत के प्रयासों की दिशा में 2 सितंबर एक ऐतिहासिक दिन है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। INS विक्रांत देश के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। 43,000 टन के इस्पात निर्मित विशालकाय युद्धपोत को आज भारत के नौसैनिक बेड़े में शामिल किया जाएगा। ये भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के नाम, शिखा और ध्वज संख्या R11 से ही जाना जाएगा, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 262 मीटर लंबे और 62 मीटर चौड़े INS विक्रांत में 28 समुद्री मील की अधिकतम गति और 7500 समुद्री मील की क्षमता है। ये पोत 30 विमानों को संचालित करने में सक्षम है, जिसमें लड़ाकू जेट और नौसैनिक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस जहाज के बेड़े में शामिल होने के बाद इसमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के डेक इंटीग्रेशन और एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स का परीक्षण किया जाएगा। एक बार जब ये विमान वाहक पोत पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तो देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर एक-एक विमान वाहक पोत तैनात किया जाएगा और इस तरह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपनी समुद्री क्षमताओं और उपस्थिति को बढ़ाएगा। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री कर्नाटक के मंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इससे पहले कल शाम प्रधानमंत्री ने कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेल की 4,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कुछ राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के पेट्टा से SN जंक्शन के बीच पहले चरण का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने केरल में 3 रेलवे स्टेशनों अर्नाकुलम जंक्शन, अर्नाकुलम टाउन और कोल्लम के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। ये रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण उनकी सरकार की प्राथमिकता है।
कुछ दिन पहले ही भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी का अमृतकाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर काम करने का है और इसमें केरला के परिश्रमी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए सरकार संकल्पों को सिद्धियों में बदल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते भाजपा की सरकार बड़े संकल्पों को सिद्धि में बदल रही है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केरल के गरीबों के लिए 2 लाख पक्के मकानों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 30,000 मकान बनकर तैयार हैं। केरला को कनेक्टिविटी से जुड़ी 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिला। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम भारतवासियों ने आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया। विकसित भारत के इस रोड मैप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय रेल की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि हवाई अड्डों जैसी सुविधा से युक्त रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य के जन्मस्थल कालड़ी गांव स्थित आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र में पूजा अर्चना भी की। सुरक्षा मामलों से संबद्ध कैबिनेट समिति ने तेजस मार्क 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। सीसीएस ने प्रोटोटाइप्स के साथ तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के डिजाइन और विकास, उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के लिए 6,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये धनराशि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पहले दी गई 2,500 करोड़ रुपए की राशि से अलग है। एक रिपोर्ट। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के अत्याधुनिक संस्करण में कई विशेषताएं शामिल की गई हैं, जो उसकी युद्धक और मारक क्षमताओं में वृद्धि करती हैं। तेजस के दूसरे संस्करण में शक्तिशाली GEF 414 इंजन लगाया गया है, जो इसकी फ्लाइट रेंज का विस्तार करेगा और उसे मौजूदा विमान की तुलना में अधिक पेलोड और हथियार ले जाने में सक्षम बनाएगा। तेजस मार्क 2 की पेलोड क्षमता मौजूदा विमान की 3 टन क्षमता की तुलना में 4 टन होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह केरल के 2 दिन के दौरे पर आज शाम तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। गृहमंत्री कल सुबह तिरुवनंतपुरम के निकट कोवलम में दक्षिण आंचलिक परिषद की 30वीं बैठक को संबोधित करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री तथा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के प्रशासक इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर अतिथियों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री अमित शाह आज शाम अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक का भी उद्घाटन करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जागृति का कहना है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुसूचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए की गई है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि आबकारी नीति में गंभीर विसंगतियों का मुद्दा उठाकर उन्होंने संविधान और दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया है। श्री सक्सेना ने कहा कि उनकी आपत्तियों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति को वापस ले लिया था। श्री सक्सेना ने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार के विद्यालयों में कमरों के निर्माण में अनियमितताओं को लेकर मुख्य सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट पर कार्रवाई में 2.5 साल की देरी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।
दिल्ली के विश्वविद्यालयों में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से समय पर ऑडिट भी नहीं कराया जा रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने सुशासन, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर सेवाओं का आह्वान किया था, लेकिन दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों का सहारा लिया। कर्नाटक में मुरुगा मठ के मुख्य महंत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू को कल रात पॉस्को कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। शिवमूर्ति को नाबालिगों के यौन उत्पीड़न मामले में पॉस्को कानून के तहत एफआईआर दर्ज होने के 6 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। शिवमूर्ति पर चित्रदुर्ग जिले में उनके मठ द्वारा संचालित उच्च विद्यालय में लड़कियों के छात्रावास में 2 नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के मंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सुरक्षा मामलों से संबद्ध कैबिनेट समिति ने तेजस मार्क 2 परियोजना को मंजूरी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर कर्नाटक के श्री मुरुगा मठ के महंत गिरफ्तार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अपराध जगत के सरगना दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी देने पर 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत यूएई संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर को 4 दिन की भारत यात्रा पर आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष श्रीलंका को भीषण आर्थिक संकट से उबारने के लिए $2 अरब 90 करोड़ की सहायता करेगा। और एशिया कप क्रिकेट में कल श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 विकेट से हराकर सुपर 4 में जगह बनाई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी देने पर 25 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। एनआईए ने दाऊद के सहयोगी छोटा शकील पर भी 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। 3 अन्य सहयोगियों पर 15-15 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। एनआईए ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम और कुछ अन्य तत्व अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गुट लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के साथ मिलकर सक्रिय हैं। वो विभिन्न आतंकी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जिनमें हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, अंडरवर्ल्ड से आपराधिक गुटों का संचालन, धन की अवैध आवाजाही और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने की खातिर प्रमुख संपत्तियों पर अवैध कब्जा भी शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान के साथ भारत यूएई संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने सहयोग के विविध क्षेत्रों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का जायजा लिया। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साझा लक्ष्य को तेजी से लागू किया जा रहा है। विदेश मंत्री संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की यात्रा पर हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कल अबुधाबी में एक हिंदू मंदिर निर्माण स्थल का दौरा भी किया। यह अरब प्रायद्वीप में पहला परंपरागत हिंदू मंदिर है। विदेश मंत्री ने इसके निर्माण कार्य की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने भारतीय समुदाय के लिए योग, क्रिकेट और सांस्कृतिक सहयोग के प्रयासों की सराहना की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर को 4 दिन की भारत यात्रा पर आएंगी। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट करेंगी। उन्होंने कहा कि सुश्री हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी बातचीत भी करेंगी। हाल के वर्षों में भारत और बांग्लादेश ने सर्वोच्च स्तर सहित महत्वपूर्ण विचार विमर्श जारी रखा है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की यात्रा से दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और बल मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
श्रीलंका को भीषण आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अगले 4 वर्षों में $2 अरब 90 करोड़ की अतिरिक्त सहायता देने पर राजी हो गया है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और श्रीलंका के अधिकारियों के बीच सप्ताह भर चली बातचीत के बाद लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी एक विज्ञप्ति में बताया है कि इस सुविधा से श्रीलंका में आर्थिक और ऋण स्थिरता फिर से स्थापित करने में सहायता मिलेगी। देश में अब तक कोविड के 212 करोड़ 72 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 18,74,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के 1 अरब 30 करोड़ से अधिक नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचाता रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आज की कड़ी में हम आपके लिए 1966 से 1990 तक के भारत रत्न विजेताओं की जानकारी लेकर आए हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार है, जो 1954 में स्थापित किया गया था। ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण सार्वजनिक सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब तक 48 प्रख्यात हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1971 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार दिया गया था। 1975 में श्रमिक संगठन कार्यकर्ता और पूर्व राष्ट्रपति वी गिरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1976 में स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 1980 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया। 1983 में समाज सुधारक और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। When they lose contact with nature, जिन राष्ट्रों का परिचय रहा नहीं आसपास की कुदरत के साथ, वो नेशंस क्षीण होते हैं, उनका क्षय होता है। ये इसका अर्थ है। इस वास्ते खेती के साथ निसर्ग के साथ संबंध रखना अत्यंत आवश्यक है। इस सिलसिले में वेद में एक वाक्य है। वेद के वाक्य का अर्थ यह है कि सृष्टि में होना चाहिए सौंदर्य और समाज में होना चाहिए सौजन्य। 1987 में स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर नागरिक थे। 1988 में अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1990 में भारतीय संविधान के शिल्पी और समाज सुधारक डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेता और दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला को उसी वर्ष ये पुरस्कार दिया गया था। Your Royal Highness, distinguished guests, comrades and friends, today all us do by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality. समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। कल की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आएंगे 1991 से 1999 तक के भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की जानकारी। आजाद भारत
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियाँ, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियाँ और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं पोषण माह पर आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की एक विशेष रिपोर्ट। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। देश में कुपोषण की चुनौतियों से निपटने और समग्र पोषण के महत्व के बारे में देशवासियों को संवेदनशील बनाने के लिहाज से पोषण अभियान के अंतर्गत सितंबर का महीना पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है। पोषण माह का उद्देश्य पोषण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना और लाभार्थियों की पहुंच को सरकारी सेवाओं तक बनाना है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों के लिए पूरक आहार और उचित पोषण पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यक्रम और गतिविधियां संचालित किए जाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरे देश में 1 सितंबर 2018 को राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की थी। इस बार इसका 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। महीने भर चलने वाले इस आयोजन के तहत जमीनी स्तर पर पोषण के बारे में जागरूकता के लिए देश भर में कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कई आउटरीच कार्यक्रमों और पोषण शिविरों, मेलों का आयोजन हो रहा है। नवजात बच्चे से लेकर 6 साल की आयु तक के बच्चों में कम वजन और एनीमिया कुपोषण की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए सरकार के मिशन पोषण और सक्षम आंगनवाड़ी अभियान के तहत बच्चों के विकास का निरंतर मापन किया जाता है। इस बार भी बड़े स्तर पर ग्रोथ मेजरमेंट अभियान चलाया जा रहा है, जिसे स्वस्थ बालक स्पर्धा का नाम दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में अनीमिया की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिरोधक क्षमता पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा बताते हैं कि किसी भी बच्चे में सही पोषण सुनिश्चित करने के लिए विकास मापन बहुत जरूरी है। हम सबको अपनी तरफ से पोषण अच्छी तरीके से देने की कोशिश करते हैं, पूरी जी जान से, लेकिन क्या वो पोषण जो भोजन है वो उचित मात्रा में है और उसका शरीर पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए बच्चे का लगातार समय समय पर वजन करना और उसकी शारीरिक विकास को मॉनिटर करना अत्यंत आवश्यक है। माता बच्चाओं का जो MCP कार्ड होता है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, उसमें आप जब अपने बच्चे की वजन को बढ़ता हुआ देखते हैं, जो उसकी ऊंचाई को बढ़ता हुआ देखते हैं, उसको देख करके अत्यंत गर्व होता है अपने पे कि मैं बच्चे की देखभाल ठीक कर रही हूँ। दूसरा, ये भी पता चल रहा होता है कि अगर कोई बीमारी है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा तो तुरंत कुछ काम करना है। चिकित्सक को भी पता चल रहा होता है और माता पिता को। पोषण माह में पोषण वाटिका लगाने की एक अहम गतिविधि का आयोजन किया जाता है। इस वाटिका में तरह तरह के पोषण युक्त वनस्पतियां, फल, सब्जियां उगाए जाते हैं। इस बार भी आंगनवाड़ी केंद्रों में या इसके आसपास पोषक उद्यानों या पोषण वाटिका के लिए भी भूमि की पहचान किए जाने जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभियान में पोषण के लिए पारंपरिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह राज्य स्तर पर अम्मा की रसोई का आयोजन किया जाएगा। भारत में हर त्योहार पर कई स्थानीय व्यंजन बनते हैं। इसी माह के दौरान ये भी प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय और विशेष अवसर पर बनाए जाने वाले पौष्टिक भोजन के बारे में सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। इस पूरे महीने इसी तरह की गतिविधियों के जरिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में समग्र पोषण का संदेश फैलाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों में जन जागरूकता के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इस अभियान में आशा ANM के अलावा स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री ने इस बार के अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सितंबर का ये महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े अभियान के लिए समर्पित है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी से कुपोषण से लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गए हैं। खासकर हमारे गांवों में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। पोषण और बेहतर स्वास्थ्य के लक्ष्यों को लेकर राष्ट्रीय पोषण माह काफी अहम है। पोषण माह के इस 5वें संस्करण में कुपोषण को समाप्त करने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने पर बल दिया जा रहा है। आइए इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी से हम सुपोषित भारत के विजन को साकार करें। खोल के आंखें सपने खड़े सामने, सारे सपनों का मिलकर करो पोषणम, करो पोषणम, 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 पोषणम। अभी आप पोषण माह के बारे में आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष रिपोर्ट सुन रहे थे। एशिया कप 2020 क्रिकेट में कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने आखिरी ओवर में 4 गेंद शेष रहते 8 विकेट पर 184 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही श्रीलंका ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान का मुकाबला आज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में हांगकांग से होगा। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर छाए रहेंगे बादल। न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा चुका है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अधिकतम जा सकता है 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मुंबई में गरज के साथ बारिश की संभावना। न्यूनतम तापमान 24 जबकि अधिकतम रह सकता है 33 डिग्री सेल्सियस। और चेन्नई में भी छाए रहेंगे बादल। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम छू सकता है 33 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम जा सकता है ये 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान बना रहेगा साफ। लेह और गिलगित में भी आसमान साफ रहने की उम्मीद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मनोज, अब बताएं क्या है खास आज के अखबारों में। जी मुनीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोच्चि की जनसभा के ये शब्द, भ्रष्टाचारियों को बचाने की हो रही कोशिश, ऐसे समूहों से रहे सतर्क। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की पहली खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, पीएम मोदी बोले विकास और युवाओं के हितों में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा बाधक। लोक सत्ता ने प्रधानमंत्री के इस बयान को दिया है, पर्यटन से विकास को मिलेगी मदद। दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच ट्विटर पर बहस को नवभारत टाइम्स ने पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इन शब्दों को सुर्खी बनाया है, केजरीवाल झूठे आरोपों का ले रही है सहारा। मिराज जगुआर और मिग की जगह लेगा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है। पत्र लिखता है, विकसित स्वरूप से दोगुनी ताकत से होगा दुश्मन पर प्रहार। दिल्ली के चिड़ियाघर में सफेद बाघ के 3 नन्हे मेहमान, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र के अनुसार चिड़ियाघर में अब कुल 7 सफेद बाघ हो गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के मंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सुरक्षा मामलों से संबद्ध कैबिनेट समिति ने तेजस मार्क 2 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर कर्नाटक के श्री मुरुगा मठ के महंत गिरफ्तार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत UAE संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। और एशिया कप क्रिकेट में कल श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 विकेट से हराकर बना ली है सुपर 4 में अपनी जगह। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।